हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से मैं आपका क्लास कंटिन्यू नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज जो है मैं आप लोग का प्रॉपर क्लास ले रहा हूँ और आज बेसिकली हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा केरोज़न, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में संक्षारण, और दूसरा है आपका रेंसिडिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग विकृत गंधिता। और इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपका प्रॉपर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखें। सबसे पहला है आपका कैरोसन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। तो आपको समझना है कि संक्षारण आखिर होता क्या है। तो आप देखते होंगे हमारे घरों में कि धातु का जितना भी वस्तु है, जब उसे आप खुली सतह पे छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद आप देखते होंगे कि उस पर एक कह सकते हैं कि धुंधली परत से जमा हो जाती है। जो धातु की चमचमाती हुई सतह होती है, उस पर एक धुंधली परत जमा हो जाती है। इसे ही हम लोग बेसिकली जंग लगना कहते हैं या संक्षारित होना कहना कहते हैं। या आप एक एग्जांपल लेते हैं, अपने घरों में आप देखते होंगे लोहे का वस्तु, कोई भी लोहे का वस्तु है, यदि आप उसे खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उस पर एक लाल भूरा रंग का परत जमने लगता है। बेसिकली हम लोग इसी प्रोसेस को बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, एक-एक करके हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहला है हमारा लोहे की वस्तु। तो लोहे की वस्तु पर आप देखते होंगे कुछ दिनों के बाद, जब आप इसे खुले वातावरण में रखते हैं, तो इसका जो रंग हो जाएगा वो हो जाएगा लाल, भूरा, एक परत जम जाता है इसके ऊपर। इसी प्रकार जब हम तांबे की बर्तन की बात करते हैं, तांबे की बर्तन, तो तांबे की बर्तन पर भी एक हरे रंग का, याद रखिएगा, हरे रंग का एक परत जमता है और इस परत को हम लोग बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट। आप ये सब अपने घरों में देख सकते हैं कि तांबे के बर्तन को कुछ समय तक आप ऐसे नॉर्मल खुले बाजार में छोड़ देंगे, तो आप पाएंगे कि उसका जो है रंग कैसा हो गया, हरे रंग का हो जाता है लगभग, हल्का हल्का। और उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट का एक परत चढ़ जाना। ठीक उसी प्रकार आप जब चांदी को देखते होंगे, या कुछ बर्तन की भी हम बात करते हैं, तो जब हम चांदी को देखते हैं या कुछ बर्तन को, तो आप देखते होंगे कि कुछ समय के बाद उस चांदी पर एक काला रंग का परत जम जाता है। हम लोग जब अपने गले में चकती को पहनते हैं, तो आप देखते होंगे कि कुछ समय के बाद उसका जो रंग होता है वो हल्का काला काला पड़ने लगता है। तो बेसिकली यह है क्या? तो याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे काला रंग का एक परत है, उस परत को हम लोग बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड का एक परत जम जाता है। तो बेसिकली जो ये परत जमने की प्रक्रिया है, तो एक वर्ड में यदि हम कहें कि धातुओं पर परत जमने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है। अब चाहे वह लोहे की वस्तु पर लाल रंग का जो है भूरा परत जम जा, या फिर तांबे की बर्तन पर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत आ जाए, या फिर चांदी के बर्तन पर काला रंग का सिल्वर सल्फाइड की परत आ जाए, तीनों ही केस में हम क्या देख रहे हैं कि इस पर परत जम रहा है। तो कह सकते हैं कि धातु की वस्तुओं पर परत जमने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम लोग संक्षारण कहते हैं। एक वर्ड में यदि मैं लिखूं आपको इसका डिफिनेशन, तो कह सकते हैं कि धातु की वस्तुओं पर या धातु की सतह पर परत जमने की प्रक्रिया को परत जमने की
प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। एक तो ये हो गया। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर, क्या कोई और डिफिनेशन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है बाबू, याद रखिएगा। या आप दूसरे केस में कह सकते हैं कि वायु, नमी अथवा अम्ल से अथवा अम्ल से प्रतिक्रिया कर धातुओं का परत दर परत नष्ट होना, धातुओं का परत दर परत नष्ट होना क्या कहलाता है बाबू? आपका संक्षारण कहलाता है। तो ये दोनों ही केस आपका बिल्कुल क्या है? सही है। क्योंकि बेसिकली तो यही होता है ना कि कोई भी वस्तु यदि संक्षारित हो रहा है तो उसके अंदर सबसे पहले मॉइस्चर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नमी। दूसरा है वायु और तीसरा है अम्ल। यदि आप किसी लोहे की वस्तु को खुले वातावरण में छोड़ते हैं तो उसे वायु मिल रही है वायुमंडल से, नमी एब्जॉर्ब कर पा रहा है वो। और यदि ये दोनों मिल रहा है और यदि हम अम्ल से भी करेंगे, रिएक्शन करवाते हैं, तो तीनों ही केस में जब रिएक्शन होती है तो वो धातु का क्या करता है? परत दर परत नष्ट करता है। धातु धीरे 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 क्या होगी? संक्षारित होती है और एक समय के बाद आपका वो वस्तु क्या हो चुका है? खराब हो चुका होता है। तो बहुत बार बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए, लोहे की वस्तुओं को लंबे समय तक सही रखने के लिए आप क्या करते हैं? तो हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? पेंट की एक परत चढ़ाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि लोहे की वस्तु को लंबे समय तक संक्षारित होने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को या किसी भी वस्तु का स्नेह धातु को लंबे समय तक संक्षारित होने से बचाने के लिए, संक्षारित होने से बचाने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग पेंट करते हैं, पेंट की एक परत चढ़ाते हैं। अच्छा, पेंट की परत चढ़ाने से बेसिकली होता क्या है कि पेंट क्या करता है? आपकी लोहे की वस्तु या कोई भी धात्विक जो भी हमारा सामान है, उसका कांटेक्ट वायु और नमी से तोड़ देता है। और जैसे ही धातु का संपर्क वायु और नमी से टूट जाएगा तो किसी भी हाल में वो उसको क्षति नहीं पहुंचा सकती है। इसीलिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? पेंट करते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बाबू आपका विकृत गंधिता, जिसको बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। इसको समझते हैं। एक स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। सेकेंड आपका टॉपिक है, उसको बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाबू विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। बिहार बोर्ड में बहुत बार इस विषय से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेंसिडिटी क्या होता है और रेंसिडिटी को कम करने के लिए आप बेसिकली करते क्या हैं। तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट मैं यदि आपको समझाऊं तो कोई भी तेलयुक्त भोजन है, वैसा भोजन जिसमें तेल की मात्रा अधिक हो, जिसमें वसा की मात्रा अधिक हो, तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीडेशन की क्रिया के कारण और रुचिकर और गंध का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? आपका रेंसिडिटी। मतलब बेसिकली ये समझिए कि आज आपने खाना बनाया चावल, और कल सुबह जब आप इसको देखते हैं तो उसमें से एक दुर्गंध आ रही होती है, एक बास जैसा कसता है गंध आती है। इसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। मतलब भोजन को जो हम लोग घर में बनाते हैं, चावल दाल कुछ भी, आप इसे 1 से 2 दिन नहीं रख सकते हैं। मतलब एक दिन बेसिकली रख सकते हैं, दूसरे दिन आप देखेंगे कि वह यूजलेस हो चुका होता है, बेकार हो चुका होता है, आप उसे खा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि उससे एक दुर्गंध आ रही होती है। अच्छा, ये दुर्गंध क्यों आती है ये भी समझना है इस टॉपिक के अंदर। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। तो प्रॉपर देखेंगे आप यहाँ पे। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों में तेल एवं
वसा युक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीडेशन के ऑक्सीडेशन के कारण अरुचिकर अरुचिकर गंध एवं स्वाद का अरुचिकर गंध एवं स्वाद का उत्पन्न होना क्या कहलाता है बाबू? आपका रेंसिडिटी कहलाता है। रेंसिडिटी आपका कहलाता है। तो इस बात को आपको क्या करना है? याद रखना है। अब आपसे यदि पूछा जाए कि बताइए आखिर ये ऑक्सीडेशन खाद्य पदार्थ में करता क्या है जिससे हमारा भोजन से एक दुर्गंध आने लगता है, तो याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब बेसिकली अब आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग। अच्छा याद रखिएगा, कोई भी भोजन यदि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन जैसे ही भोजन के संपर्क में आएगा तो उस भोजन में उपस्थित जितने भी तेलीय पदार्थ हैं, ठीक है, जितने भी तेल के अणु है कह सकते हैं, तो खासकर ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जितने भी तेल के अणु हैं, तेल के अणु कह सकते हैं खासकर असंतृप्त अनसैचुरेटेड असंतृप्त अच्छा एक बात बताइए हमको कि आपसे यहाँ पे दो सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहला सवाल कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली होता क्या है? ये तो आपने कह दिया कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीडेशन के कारण जो दुर्गंध आती है इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर ऑक्सीडेशन में आखिर होता क्या है, तो इसका जवाब बेसिकली आपको बाबू जानना है। तो सबसे पहले आप एक बार डिफिनेशन को लिखेंगे, प्रॉपर आप एक बार डिफिनेशन लिखिए। लिख लिया आपने? चलिए अब देखेंगे कि जो तेल के अणु है, खास करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग। तो वायुमंडल में अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो आपके तेल के अणु में भी खास कर सकते हैं असंतृप्त फैटी एसिड, असंतृप्त फैटी एसिड के साथ वो क्या करेगा? रिएक्शन करता है। अब असंतृप्त फैटी एसिड के साथ बेसिकली वो रिएक्शन करेगा और क्या करेगा? उसको वो तोड़ देता है। इतना बात समझ में आया आपको? और इसी प्रोसेस को हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेंसिडिटी, कि ऑक्सीजन तेल के अणु के साथ क्या किया? रिएक्ट किया। अच्छा तेल के अणु में भी खास करके क्या, तो जो हमारा कह सकते हैं क्या कि असंतृप्त फैटी एसिड के साथ रिएक्शन होगा और वो उसको क्या करेगा? डिकम्पोज कर देगा, तोड़ देगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर अभी तक मिला नहीं है कि सर आखिर गंध क्यों आती है? आखिर हमारा सवाल है कि गंध क्यों आती है? गंध क्यों आती है? ये एक सवाल है आपका बाबू। तो इसका जवाब होगा कि जो हमारा, याद रखिएगा, वसा है, जो हमारा असंतृप्त वसा कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा इसमें होता है हमेशा डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है हमेशा? इसमें होता है हमेशा डबल बॉन्ड। और याद रखिएगा बाबू, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ काफी तेजी से रिएक्ट करेगा। चूंकि आप अभी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़े नहीं हैं, तो आपको बेसिकली याद रखना है कि जितने भी असंतृप्त वसा होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी होते हैं, उसके पास होते हैं डबल बॉन्ड। और जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? वह ऑक्सीजन के साथ
पूरा तेजी से क्या करेगा, रिएक्शन करता है। ठीक है, पहला प्रोसेस तो ये हो गया। सेकेंड बात क्या है इसके अंदर, कि जो ऑक्सीजन होते हैं, याद रखिएगा, ऑक्सीजन से बनता है आपका पेरोक्साइड। ऑक्सीजन का क्या बनता है बाबू, पेरोक्साइड बनता है। और ये पेरोक्साइड क्या करेगा, आगे चलकर या कुछ छोटे छोटे यौगिक में तोड़ते हैं, और उस यौगिक का नाम है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से बनता है पेरोक्साइड, और ये पेरोक्साइड आगे चलकर छोटे छोटे यौगिक में टूट जाते हैं, और उस यौगिक का नाम है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन। और इसी दो एल्डिहाइड और कीटोन के कारण, याद रखिएगा, इसी दो एल्डिहाइड और कीटोन के कारण आपके भोजन में गंध आता है, या हम लोग कह सकते हैं बाष्पन आता है। इसलिए रेंसिडिटी के कारण आपका भोजन क्या होता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है। क्या आपको ये समझ में आया? अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर आखिर हम लोग रेंसिडिटी को कम कैसे करेंगे? ये तो समझ गए ऐसा होता है, कम करने का भी तो उपाय होगा। बिल्कुल है बाबू, तो याद रखिएगा, सबसे पहला काम हम लोग कर सकते हैं रेंसिडिटी को कम करने के लिए, इसके अंदर दो हम लोग एमसी एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। रेंसिडिटी को कम करने के लिए, रेंसिडिटी को कम करने के लिए इसके अंदर हम लोग मिलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या मिलाते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट। अब कुछ एंटीऑक्सीडेंट हमने आपको लिख के दिया था। सबसे पहला था आपका बाबू BHA, BHA। इसका फुल फॉर्म क्या है, बोलिए? पहला आपका ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा है आपका BHT, BHT। इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, टोलुइन। ये दो आपका बाबू हैं एंटीऑक्सीडेंट, और ये दोनों एक्सीडेंट को खाद्य पदार्थों में मिला देने पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। और जैसे ही ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, तो ऑक्सीजन का संपर्क खाद्य पदार्थों से नहीं हो पाएगा, और आपका भोजन लंबे समय तक क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, मतलब उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसको खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए उसके अंदर मिला दिया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि चिप्स की थैली में हम लोग भरते हैं नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, और अक्रिय गैस जो है ये डायरेक्ट ऑक्सीजन का संपर्क हमारा इससे होने नहीं देता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया को वो ब्रेक कर देता है, जिसके कारण चिप्स को हम लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकेंड क्या कर सकते हैं बाबू, वो देखेंगे आप थोड़ा सा, कब लिखो, ये भी लिख दूं, ठीक। सेकेंड कर सकते हैं कि आप खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिज, फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। इससे आपका क्या होता है, भोजन कुछ समय तक तो सुरक्षित रहता ही है, 2 से 3 दिन आप रख सकते हैं आराम से। या तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, इसको वायुरुद्ध बर्तन, खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध बर्तन, मतलब जिसमें डायरेक्ट भोजन का संपर्क वायु से ना हो सके, वैसे बर्तन के अंदर आप इसको रख के रेंसिडिटी को कम कर सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन आने का बाबू चांस रहता है आपका। इसके बाद कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं। तो एनसीईआरटी बुक तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन प्रॉपर कॉपी है, आपको मैं कुछ कॉपी से क्वेश्चन को देख के बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखेंगे बाबू। सबसे पहला जो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन कहता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि वायु में, यही है ना, जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि मैग्नीशियम रिबन की जो बाहरी सतह होता है वो वायु के संपर्क में रिएक्ट करेगा, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बनाती है,
परत बनाती है। मैं आपको रिएक्शन करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहला है कि मैग्नीशियम जो है Mg, मैग्नीशियम की बाहरी सतह ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा बाबू, अभिक्रिया करेगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाती है, एक परत बनाती है जिसको बोलते हैं MgO। अब 2 Mg प्लस O2 2 MgO हो गया हमारा। तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बनाती है, एक परत बनाती है। और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनने के कारण जो आपका मैग्नीशियम रिबन है वो सही से जल नहीं पाता है। तो इसलिए उसको जलाने से पहले रेगमार की सहायता से, पेपर की सहायता से उसको क्या करते हैं हम लोग, साफ करते हैं, जिससे मैग्नीशियम रिबन ठीक से जल सके। ये तो बहुत आसान है आपका, तो इसको आप क्या कीजिएगा, बना के लिख लेंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ बाबू। दूसरा है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताया ही थे कि तीर चिन्ह के दोनों ओर, मतलब दाईं और बाईं ओर, मतलब अभिकारक एवं प्रतिफल में तत्वों की जो संख्या होती है, प्रत्येक तत्वों में जो परमाणु संख्या होती है, यदि वो बराबर है तो उसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर अर्थात अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यदि प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर है, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोलेंगे H2 प्लस O2 रिएक्ट करेगा और बनाएगा H2O। क्या बताइए, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो सर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। यदि हम यहाँ पे 2H2 प्लस O2 2H2O कर दें, अब क्या हुआ, अभिकारक मतलब तीर चिन्ह के दोनों ओर, मतलब अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या है, बिल्कुल बराबर है। हाइड्रोजन का 4 परमाणु, यहाँ भी 4 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यहाँ भी 2 परमाणु। इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब क्वेश्चन था कि आखिर इसको संतुलित करते क्यों है। तो आपको बताए थे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए अभिकारक के, सॉरी, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। ये भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन है बाबू आपको कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहते हैं, तो आपको बताया ही थे बाबू कि संयोजन में आप क्या करते हैं, संयोजन में बेसिकली आप क्या करते हैं, दो पदार्थ को जोड़ते हैं, ए प्लस बी को आपने ऐड किया और कोई तीसरा सिंगल नया पदार्थ बनाएगा, ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट वियोजन में क्या होता है, वियोजन में कि एक पदार्थ टूटेगा, जैसे मान लीजिए ए एक पदार्थ है और वह डिकम्पोज होगा और दो या दो से नया पदार्थ बनाता है। इसी के एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप बताए थे हम 2H2 प्लस O2 क्या बनेगा, 2H2O। बट यहाँ पे यदि हम CaCO3 को तोड़ते हैं तो क्या बनाएगा, यह बनेगा CaO प्लस CO2, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे दो या दो से अधिक नया पदार्थ जुड़कर केवल एक नया पदार्थ का निर्माण करता है और यहाँ पर एक नया पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ निर्माण करता है। तो ये सब क्वेश्चन बाबू आपका बहुत इजी सब क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी तो आप लोग खुद बहादुर हैं ही। बाकी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लिखिए, ये तो आप जानते ही हैं। आगे है लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, तो आपको पता है जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। बाकी आपका है कि तेल एवं रासायनिक खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है, आपको पता है नाइट्रोजन प्रवाहित इसलिए करते हैं क्योंकि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके। तो लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को बचाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। तो इस प्रकार बाबू आपका क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जैसे हो गया आपका पीएच मान, पीएच स्केल क्या है,
आपका जो है सूचक क्या है, इंडिकेटर, अम्ल का रासायनिक गुण और भौतिक गुण। इतना क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। कुछ ऐसा भी है, धोवन सोडा बनाने की विधि, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया आपका, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। तो कुछ ये सब हम लोग इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पे क्या करेंगे, तो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मन से पढ़िए, आपका एग्जाम अब कुछ दिनों में होना है, तो प्रयास कीजिए कि जितना भी समय आपको घर में मिले बैठ के पढ़िए बाबू, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे अंतिम में पूछता हूँ और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें देंगे, ठीक है। बताइए, पोटास एलम, पोटास एलम, अच्छा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पोटास एलम का आपको हमको दो चीज बताना है, एक एटॉमिसिटी, एक बताइए इसका एटॉमिसिटी, परमाणुकता बताना है आपको इसका, परमाणुकता कितनी होती है, और दूसरा बताना है इसका आपको मोलर मास, मोलर मास। ये दो प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में हमको लिख के देना। किसका, पोटासिलम का। पता है इसको क्या बोलते हैं, फिटकरी। अब ये वही बच्चा बता सकते हैं जिसको पोटासिलम का फार्मूला पता है। तो मैं देखना चाहूँगा कि कौन कौन बच्चा इसका जो है सही आंसर आप लोग भेजते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।